नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका एआई स्टडी पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चली आप लोग तैयारी। आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडियां कवर कर रहा हूं, इसके साथ ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडियां। और आप लोगों का जो लगातार प्रश्न है कि करंट अफेयर के सेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो बहुत ही जल्दी आपको लाइव सेशन जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो लाइव क्लासे में आपको करंट अफेयर 360 डिग्री बूस्टर की स्टार्ट कर दूंगा। साथ ही साथ आपका यहाँ पे पॉलिटी पोर्शन कवर होगा और अन्य विषय भी जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी अन्य विषय जो है वो सारे इसमें A to Z कवर होंगे। और आप सभी को पता है कि मैं आपको करंट अफेयर बहुत ही लाजवाब ढंग से इस चैनल पे ही पढ़ाने वाला हूं। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी दोस्त जो हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ें और अपने जो है गवर्नमेंट एग्जाम का जो सपना लेकर के बैठे हैं उसको साकार करें। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं, वो है अनुसूचित जनजाति आयोग। सबसे पहले हमने अनुसूचित जाति आयोग पढ़ लिया था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आज हम पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के बारे में। जब सबसे पहले आप सबके मन में प्रश्न आता होगा अक्सर कि अनुसूचित जनजाति जो है इसका मतलब क्या है। इस शब्द का अभिप्राय है आदिवासी, वनवासी, सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, वनों में रहने वाले लोग जो है उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो है सरकार के साथ मिलकर के अनुसूचित जनजाति आयोग कार्य करता है। आज हम इसी अनुसूचित जनजाति आयोग को फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो अनुसूचित जनजाति आयोग जब आप सबसे पहले देखेंगे तो ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब आप कहेंगे क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संविधान बना था तभी से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, संवैधानिक निकाय? नहीं, ऐसा नहीं था। अनुसूचित जनजाति जो है, यदि हम इस बॉडी के बारे में डिटेल से देखें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, यह हमारे संविधान की अब संवैधानिक बॉडी है। आर्टिकल 338 ए के अंतर्गत इसे जो है रखा गया। किसमें? आर्टिकल 338 ए का मतलब है कि बाद में ये आर्टिकल जोड़ा गया। तो आपको मैं पहले बता दूं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान का आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338 कहने लगा कि जो हमारे यहाँ अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजातियां हैं, एससी और एसटी वर्ग के लोग हैं, उनको एम्पावर करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, राष्ट्र की एक प्रतिबद्धता है। और उसके लिए जो है समानता, समावेशी संरक्षण में लाने संरक्षक के रूप में संविधान में आर्टिकल 338 के तहत जो है एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया गया था छोटे भाइयों? एक स्पेशल ऑफिसर, ताकि इस वर्ग मतलब कि खास करके एससी और एसटी वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा हो सके, जो हाशिए में पड़े हुए वंचित वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान हो सके। इसी क्रम में जब ये आर्टिकल 338 में ये रखा गया, बाद में कालांतर में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको यहां पर बता देता हूं कि 1978 में इस बॉडी को जो है स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा प्रदान कर दिया गया। मतलब कि एक जो है गैर संवैधानिक निकाय को वैधानिक निकाय जो है डिक्लेयर कर दिया गया, ताकि एक जो मेंबर, एक ऑफिसर होता था वो इनके हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास करता था। अब थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन कर दिया गया कि एक जो है स्टैच्यूटरी बॉडी होगी। वहीं पर 1978 के बाद 87 के आसपास इस बॉडी में एक और परिवर्तन किया गया। कहा गया कि इसे बहुसदस्यीय मल्टी मेंबर्स जो है कर दिया जाए, ताकि इसके जो कार्य का बृहद स्वरूप है उसको कहीं ना कहीं आसानी से टैकल हो सके। बाद में इसी का परिणाम 1990 में, ठीक है, 1990 में जो है इस बॉडी को जो है क्या कर दिया गया, मल्टी मेंबर कर दिया गया। मतलब कि अब जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो पहले एक ही थे, उनका क्या कर दिया गया कि इसको बहुसदस्यीय निकाय के रूप में जो है डिक्लेयर कर दिया गया कि अब बहुसदस्यीय निकाय के रूप में ये कार्य जो है करेगी। साथ ही साथ 65वें संविधान संशोधन के बाद जो है आपको पता है छोटे भाइयों कि 2003 में फिर से एक बार इस बॉडी में परिवर्तन की बात हुई और यहीं से निकल के आया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट। इन दोनों जो पहले सम्मिलित रूप से कार्य कर रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में, शेड्यूल ट्राइब के उत्थान के लिए और शेड्यूल कास्ट के उत्थान के लिए, उनको अलग एक जो है संवैधानिक दर्जा दे करके एक कमीशन डिक्लेयर कर दिया गया। जब यहाँ पर एनसी एसटी जो है 2003 में 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया, तो यहाँ पर छोटे भाइयों इसे जो है आर्टिकल 338 ए में जो है शामिल कर दिया गया। तो ये है इसका मतलब कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया कि इस बॉडी के गठन की शुरुआत जो है
कब से हुई? जब हमारा संविधान बना था। पहले सिर्फ एक ऑफिसर था, फिर धीरे धीरे एक आयोग के रूप में यहाँ पर इसको एक संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण निकाय के बारे में, और ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और ये किस प्रकार से जो है हाशिए में पड़े हुए वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान की दिशा में कार्य करता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है, अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 338A के तहत जो है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। It has been established with a view of provide safeguard against exploitation of scheduled tribe and well protection their social, economical, educational and cultural interest। खास करके इस बॉडी को जो बनाया गया है, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और उनके जो सांस्कृतिक उत्थान को जो है सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इस बॉडी का जो हेडक्वार्टर है वह जो है कहाँ पर पड़ता है छोटे भाइयों? न्यू दिल्ली में पड़ता है। आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न आना स्वाभाविक है कि भैया ये जो शेड्यूल ट्राइब है ये क्या होती है? शेड्यूल ट्राइब है क्या? तो हमारे संविधान के जो भी हमारी बॉडी है संवैधानिक स्ट्रक्चर में, संविधान के आर्टिकल 366 में ये बताया गया है कि अनुसूचित जातियां ऐसी जनजाति समुदाय से हैं जो कि पता है इस समूह में भाग लेते हैं, और कहां पर? आर्टिकल 342 के तहत जो है अनुसूचित जनजातियों के रूप में शामिल है। वैसे सामान्य भाषा में मैं आपको बोलूं तो सामान्य भाषा में सीधा से यही मतलब होता है कि अनुसूचित जनजातियों का अभिप्राय ऐसे आदिवासी, वनवासी या सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से हैं या वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से हैं, ताकि उनको मुख्य धारा में इस कमीशन के माध्यम से जोड़ा जाए। अनुसूचित जनजातियां जो हैं, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1935 के जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किया गया था। ठीक है, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो है किया गया था। आपको मैं बता दूं छोटे भाइयों कि भारत जैसे देश में अभी 2011 की जनगणना पर, 2011 के सेंसस के आधार पर अनुसूचित जनजातियां 8.6% जो है पाई जाती हैं। तो अभी तो आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजातियां जिनको शामिल किया गया है वो 342 में माना गया है। 342 में किनको जो है अनुसूचित जनजाति माना गया है? तो यहां पर देखने की जरूरत है छोटे भाइयों कि आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 342 जो आर्टिकल है ये एक्सप्लेन करता है कि प्रेसिडेंट में भी राष्ट्रपति अपने द्वारा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जहां यह राज्य है या राज्यपाल के परामर्श पर जो है ऐसे लोगों को जो वनों में रहते हैं, बड़े पैमानों पे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है, या जो कि उनके जो है प्रिमिटिव ट्रेट्स हैं, कुछ जो है आदिम लक्षण हैं, जियोग्राफिकल जो आइसोलेशन है, बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। अभी आपने सेंट्रलीज ग्रुप को देखा है, सेंट्रलीज ट्राइब जो आपके अंडमान निकोबार में पाई जाती है बिल्कुल अलग थलग रहती है, उसको मानव से मतलब कि बिल्कुल मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। इनका एक अलग जो है संस्कृति है, विशिष्ट संस्कृति है, इनका अपना साइनेस है, खास करके कांटेक्ट नहीं करते हैं। कम्युनिटी भले ही कितनी बड़ी हो जाए फिर भी ये पता है दूसरी कम्युनिटी के लोगों से मिल करके रह करके नहीं चलते हैं। इनका सोशल, खास करके सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से व आर्थिक रूप से जो बैकवर्डनेस देखने को मिलती है। ऐसे लोगों को आर्टिकल 342 कहता है कि वो क्या आएंगे छोटे भाइयों? वह अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो है शामिल किया जाएगा। और कौन इसको मॉडिफाई करेगा? तो आप बोलना कि राष्ट्रपति द्वारा जो है इसको जो है तय किया जाएगा। और राष्ट्रपति के अलावा यदि राज्यों की बात होगी तो वहां पर राज्य के गवर्नर जो है इस कार्य को आसान करेंगे। अब बात यहां पे आती है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, एसटी है, 2011 की जो जनगणना हुई उसमें शेड्यूल ट्राइब जो है वो 8.6% जो है भारत में देखने को ली, जबकि मैंने आपको बताया शेड्यूल कास्ट की संख्या 16.6% थी। लगभग जो है उसका शेड्यूल कास्ट की आधी जनसंख्या जो है 8.6% जनसंख्या जो है यहाँ पर ट्राइब्स में। भारत में जो है अलग अलग जो है ट्राइब्स जो है 700 से ज्यादा ट्राइब पाई जाती हैं। 700 जो है ट्राइबल जो है अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं जिनका अलग अलग अपना जो है एक विशिष्ट सांस्कृतिक योगदान है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा छोटे भाइयों। आपको पता है 2011 की जनगणना में भारत में जो है खास करके मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ट्राइब ग्रुप पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है ट्राइब्स की मध्य प्रदेश में। सेकेंड नंबर पे ओडिशा व थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र जो है आता है। ठीक है,
डन छोटे भाइयों, ये तीनों जो है राज्य जो हैं, इनमें आपको बता दें कि यहाँ पर 2011 की जनगणना में पाया गया कि सर्वाधिक जो 8.6% ट्राइब हैं, उनमें सर्वाधिक जो है इन्हीं राज्यों में पाई जाती है। अब आप मन में प्रश्न आएगा कि भैया ये तो आपने बता दिया कि इंडिया में एमपी, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इसके लिए ट्रिक नोट कर सकते हैं, एमओएम, मॉम में सर्वाधिक ट्राइब पाई जाती हैं। लेकिन भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं 2011 की जनगणना में, और उनका देखिए आप लोग, हरियाणा से ऊपर जाएंगे तो छोटे भाइयों पंजाब के ही पास में आपका चंडीगढ़, ठीक है, और आपका दिल्ली एनसीआर, और साउथ में पुडुचेरी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे दिल्ली और पुडुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर एमएलए इलेक्शंस होते हैं, जहां पर आपने देखा है कि यहां पर सीएम भी अपॉइंट होते हैं। डन छोटे भाइयों, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भैया आपने इतना तो वो ये फैक्ट मुझे बता ही दिया कि 8.6% 2011 की जनगणना में एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई ट्राइब नहीं पाई जाती, इनमें सर्वाधिक ट्राइब पाई जाती है और इनका ये पोजीशन। लेकिन आपके मन में आएगा कि सबसे बड़ा जो 700 ट्राइबल ग्रुप है, उसमें सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? तो आपको छोटे भाई ध्यान देना है कि पूरे भारत में सर्वाधिक ट्राइब्स जो है वो भील समुदाय के लोग पाए जाते हैं। भीड़, फिर आपका गोंड और फिर आप संथाल, याद रखिएगा। ये जो है ट्राइबल ग्रुप जो हैं, ये जनजातीय समुदाय जो है पाए जाते हैं। डन छोटे भाइयों, इतना भी ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये अनुसूचित जनजातियों के बारे में फैक्ट थे जो 2011 की जनगणना पे देखने को मिले हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इस बॉडी की, जो हमारे लिए जरूरी है जानना कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एनसीएसटी जो है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इस बॉडी को गठन कब किया गया? तो आपको यहां पर ध्यान देना कि 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान के 2003 में जो हुआ, इसमें आर्टिकल 338 में जो है 338 ए जो है अलग करके जोड़ दिया गया शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, और आर्टिकल 338 जो है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एनसीएसटी जो है ये जो है जोड़ दिया गया। डन छोटे भाइयों, कब? 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और इसके बाद यह जो है 2004 में जो है एक कमीशन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया दिल्ली में। डन छोटे भाइयों, यहाँ पर यही बात जो है दी गई है दोनों आर्टिकल्स को, यदि आप ध्यान से देखें कि जब 2 सेपरेट बॉडी बनाई गई, एससी और एसटी, 338 ए, और फाइनली जो है 2004 में जो है इसे कमीशन का रूप जो है दिया गया। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो 1999 से जो है हमारी एक नई मिनिस्ट्री भी आ गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, और यह मंत्रालय जो है जनजाति के कल्याण की दिशा में लगातार जो है उनके वेलफेयर और डेवलपमेंट की दिशा में कार्य कर रही है। आगे आइए, यदि हम इस बॉडी के कंपोजिशन की बात करें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, इसके बॉडी का कंपोजिशन कैसे होता है, तो आपको मैं बता दूं, एक जो है चेयरपर्सन होते हैं, एक जो है वाइस चेयरपर्सन होते हैं, वह 3 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। डन छोटे भाइयों, एक व्यक्ति जो है वाइस चेयरपर्सन के रूप में कार्य करेगा और एक जो है चेयरपर्सन के रूप में कार्य करेगा। डन छोटे भाइयों, डन, ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात यहां पर यदि आपसे यह भी पूछा जाए, इस बॉडी में जो मेंबर हैं, इन 3 मेंबर में जो है 1 वुमेन जो है कंपलसरी है। ये बात मैंने पहले नहीं कही आपसे किसी आयोग को पढ़ाते समय, लेकिन यहां पर आपको स्टार लगा करके नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब में एक महिला जरूर होती है बॉडी में। इसमें जो है नियुक्तियां जो है कौन करता है, तो इन सभी बॉडी के सदस्यों को जो अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट बाई, तो आप बोलना सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, क्योंकि यह जो है एक राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है। डन छोटे भाइयों, दूसरी बात यहां पर यदि हम इसके कार्यकाल की बात करें तो 3 साल का जो है इनका टेन्योर होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि राष्ट्रपति जब तक चाहें प्रेसिडेंट के जो है इनके जो है कार्यकाल और इनके पावर फंक्शन को जो है डिफाइन करते हैं, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये भी इनके कार्यकाल के बारे में याद रखिएगा कि इनका भी कार्यकाल जिस प्रकार से अन्य आयोगों की कार्यकाल मैंने बताया था उसी प्रकार 3 वर्ष का होता है शेड्यूल्ड कास्ट के समान, लेकिन राष्ट्रपति जो है इनके पावर और फंक्शन को जो है एक्सप्लेन करते हैं समय समय पर। आगे आ जाइए,
यदि हम बात करें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, इसमें पहले व्यक्ति जब 2004 में ये बॉडी बनाई गई तो उसके चेयरपर्सन कौन थे, तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं लिख देता हूं। तो कुंवर सिंह जो है टेकम, कुंवर सिंह थे। डन, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वहीं पर छोटे भाइयों, यदि आपसे कहा जाए कि 7वें जो है चेयरपर्सन जो अभी एट प्रेजेंट में है, उनका नाम है अंतर सिंह आर्य, ठीक है। यदि आपसे अभी पूछा जाए कि अभी जो है कौन है, तो आप उनका नाम याद रख लेना, अंतर सिंह आर्य इस बॉडी के चेयरपर्सन है, ठीक है, एट प्रेजेंट चेयरपर्सन। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। आपको बता देना कि 19 फरवरी 2004 को ये बॉडी बनाई गई थी, और ये जो है आपने देखा 78 के जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कमीशन था उसका बाइफर्केशन किया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर दिल्ली है, और 1999 से जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री भी बना दी गई, और वो थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है। तो अंतर सिंह जो है आर्या का नाम भी करंट में याद रखना है। डन छोटे भाई। यदि हम बात करें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसका फंक्शन क्या है, तो देखो ट्राइब जो हमारी जनजातियां हैं, जिनको मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि जो भी आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं, ठीक है, उनको जो है अनुसूचित जो है जनजाति के रूप में देखा जाता है। डन छोटे भाइयों, ये बात क्लियर हुई थी। जो अत्यंत पिछड़े हैं, जिनका आजीविका पूरी तरीके से वन उत्पादों और कृषि क्षेत्रों पर निर्भर है, उन सबको जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। इनके लिए जो है क्या कार्य करेगा ये आयोग, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए जो है संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, सभी मामलों की जांच करेगा। यदि कोई कृत्य उनके खिलाफ गलत हो रहे हैं, तो यदि कोई स्पेसिफिक कंप्लेन आ रहा है, तो उस पर ये निगरानी करेगा और उनके अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करेगा। टू पार्टिसिपेट इन एडवाइस प्लानिंग प्रोसेस, यदि उनके डेवलपमेंट के लिए कहीं पर कोई कार्य हो रहा है तो उनके लिए भी कार्य करेगा, ठीक है। यदि सामाजिक आर्थिक उनके विकास की योजनाएं कहीं आ रही हैं तो उसके लिए भी भागीदारी होगी। राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष ऐसे अन्य समय पर जहां वो उचित समझे उसकी सुरक्षा के लिए कामकाज के उपायों को सुनिश्चित करेगा। अनुसूचित जात जनजाति के जो समुदाय के लोग हैं उनके खास करके वेलफेयर के लिए, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगा तथा अन्य उपायों के लिए जो है सोचेगा, संरक्षण प्रोवाइड करेगा, कल्याण करेगा, और राष्ट्रपति को समय पर निर्दिष्ट करेगा, ताकि राष्ट्रपति जो है संसद के सामने इस जो इसके आयोग की सिफारिशें उसको रख सकें, ठीक है। वहीं पर 2005 में हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब के अधिकार क्षेत्र में और थोड़ा सा व्यापक बदलाव किए थे। एक मिनट, ठीक है। व्यापक बदलाव क्या किए इन्होंने, खास करके जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें जो है इनको ऑनर से प्राइवेट मुहैया होने चाहिए, क्योंकि जंगलों पे रहते हैं, जंगलों के उत्पादों पे निर्भर करते हैं, तो उसकी दिशा में इन्होंने कार्य करने की बात कही कि भाई इनको अधिकार मिलने चाहिए। वहीं पर जो है इन्होंने इनके द्वारा जो है मेजर किया गया डेवलपमेंट और जो है ट्राइब्स के लिए कैसे जो है लिवलीहुड स्ट्रेटजी जो है कैसे इनसिक्योर होना चाहिए, इनके रिसोर्स जो हैं जो खासकर मिनरल्स हैं उनमें इनकी भागीदारी होना चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर के जो वन और वन उत्पादों पर निर्भर रहने वाले लोग हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए राष्ट्रपति महोदय ने खास करके इम्प्रूव जो है एफिशिएंसी ऑफ रिलीफ रिहेबिटेशन मेजर्स की बात की इन्होंने, कि ट्राइबल समुदाय को यदि रिहेबिटेट करना होगा कहीं पर भी। साथ ही साथ प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन और शेड्यूल एरिया को लेकर के भी यहाँ पर बात हुआ कि जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उसको एक्सटेंड करना है, कि कौन से क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के रूप में डिकोड करें। तो ये सब राष्ट्रपति ने 2005 में जो है स्पेशल प्रोविजन दिए थे। डन छोटे भाइयों, नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब है छोटे भाइयों, इसके कुछ पावर भी हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले समझना है कि ये असंवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 338A के अंतर्गत आता है, तो इसमें कुछ अलग से पावर भी दिए गए हैं। खास करके आयोग जो है एक सिविल कोर्ट के समान कार्य करता है। यदि मान लीजिए कोई इसको शिकायत मिलती है तो उसको ये जांच करता है। यह एक पता है सिविल न्यायालय के समान जो है इसको सभी शक्तियां प्राप्त है, मतलब कि यह किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है। मान लीजिए भारत का कोई भी व्यक्ति है, उसके खिलाफ ये सम्मन कर सकता है और उसको बुला सकता है कि भाई आप यहाँ पर आइए, एग्जामिनिंग आप करिए और यहाँ पर आप जो है शपथ पर उसकी परीक्षा लीजिए।
रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन के लिए कार्य कर सकता है। ठीक है, वहीं पर छोटे भाइयों यदि आप देखेंगे तो यहां पर जो है रिसीविंग एविडेंस ऑफ एफिडेविट, और एफिडेविट के माध्यम से रिसीविंग कर सकता है, और यह किसी भी आयोग मतलब न्यायालय से जो है अभिलेख जो है साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी कार्य करेगा। इशूइंग समन टू एग्जामिन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स, और कोई भी समन डॉक्यूमेंट्स भी हासिल करने के लिए आसानी से हासिल कर सकता था। यदि पुलिस व्यवस्था वहां पर इसको नहीं सहयोग दे रही है तो उसकी शिकायत भी कर सकता है। यदि हम बात करें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही इस मतलब कि आयोग के सभी सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। तो ये रिपोर्ट जो है हर साल राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। राष्ट्रपति महोदय हर साल यह रिपोर्ट जो है, खास करके जो ये रिपोर्ट है उसे कहाँ पर पहुंचाते हैं, पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं। पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के सामने प्रस्तुत करते हैं कि भाई यह इस आयोग की सिफारिशें हैं या इस आयोग की शिकायतें हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा में या इसके लिए अनुदान चाहिए, या खास करके जो हाशिए में पड़े हुए लोग हैं उनके समावेशी विकास के संरक्षक के रूप में आप कार्य करिए, साथ ही साथ जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान की दिशा में आप कार्य करिए। तो ये सारी बातें जो है वहाँ पर कहलाते हैं। यदि हम बात करें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के अलावा अन्य कौन कौन से संवैधानिक मतलब आर्टिकल हैं जो अनुसूचित जनजातियों के वेलफेयर की दिशा में कार्य करने का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले यदि हम वेलफेयर की बात करें कि शेड्यूल्ड जो ट्राइब है, ठीक है, इस अनुसूचित जनजाति के लोगों के वेलफेयर के लिए जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 244(1) के तहत जो है प्रोविजन दिया गया है कि जो हमारी 5वीं अनुसूची है, यदि आप सभी लोग परिचित होंगे तो हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या 12 है। वहीं पर 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के उत्थान के लिए कार्य करने की बात करती है। वहीं 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय की बात की जाती है। छोटे भाइयों, जो 5वीं अनुसूची में इसमें कहा गया कि अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण जो है लागू करने की बात जो है कही जाती है। तो ये आर्टिकल जो है स्पेशली कहता है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अलावा, क्योंकि ये 5वीं नहीं 6वीं अनुसूची में आते हैं, इसके अलावा जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्र जो है डिक्लेयर करने और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात करता है। वहीं आर्टिकल 244(2) के तहत जो है यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन दिए गए कि जो 6वीं अनुसूची है उसमें जो है ये राज्य आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों पे भी जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन जो है लागू होगा। वहीं पर आर्टिकल 275 कहता है कि यदि आवश्यकता पड़े तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारत के संचित निधि से जो है जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे अनुदान की गारंटी देता है। मतलब आर्टिकल 275(1) के तहत कहा गया है कि यदि आवश्यकता या जरूरत समझी जाए तो वहां पर भारत सरकार के द्वारा जो है जो हमारे भारत सरकार का संचित निधि का कोष है वहां से सहायता और अनुदान जो है दिया जाएगा। वहीं पर हमारे संविधान के आर्टिकल 330 में जो है रिजर्वेशन, खास करके लोकसभा की सीटों पर जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों का रिजर्वेशन की बात कही गई कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वहीं पर आर्टिकल 332 के तहत जो है छोटे भाइयों, यहाँ पर हमारे यहाँ देश में जो अनुसूचित जनजाति हैं जिन राज्यों में पाई जाती है तो उन राज्यों में भी इनको जो है खास करके सीटों पे जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि राज्य की विधानसभा में इनकी भागीदारी बढ़ करके सुनिश्चित हो सके। तो आपको ये सेशन पसंद आया हो तो छोटे भाइयों आपको सबसे पहले तो ये सेशन लाइक करना है, शेयर करना है और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आपको आज मैंने बताया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के लिए जो है कार्य करता है, उनके कल्याण के लिए जो है कार्य करता है। यह बॉडी जो है पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान के आर्टिकल 338 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति को एक ही आर्टिकल 338 में स्पेशल ऑफिसर के रूप में इनके कल्याण वेलफेयर के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन कालांतर में 1978 के आसपास जो है इसे मल्टी मेंबर करने की बात की गई और इसे एक स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा प्रदान किया गया। वहीं 87 में इसे मल्टी मेंबर करने की बात कही गई और बाद में 90 में जो है 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे मल्टी मेंबर कर दिया गया। कालांतर में जो है 2003 में 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इस आयोग को जो है संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया गया और एक अलग जो है अनुसूचित जनजाति आयोग 338(1) के तहत गठन कर दिया गया। आपको मैंने बताया कि इस आयोग में जो है जो भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्त राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जनरली सदस्य में एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अन्य मेंबर जिसमें महिला अनिवार्य है होता है। और आपको ये भी मैंने बताया छोटे भाइयों कि इनका जो कार्यकाल है 3 वर्षों का राष्ट्रपति के द्वारा तय होता है। इनका जो फंक्शन है
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का वो सिविल कोर्ट के समान कार्य करता है। किसी विशेष जांच के लिए वो सम्मन जारी कर सकता है, किसी भी मेंबर के खिलाफ ये जांच हो रही है तो उसको खोज सकता है। एसटी वर्ग के संरक्षण और उनके हितों और अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है उन शिकायतों की जांच करता है। साथ ही साथ एसटी वर्ग से संबंधित कोई भी प्रावधान है उनके निरीक्षण, अधीक्षण और क्रियान्वयन करता है और आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर राष्ट्रपति महोदय को आयोग की सिफारिशों को जो है बताता है और अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति महोदय को देता है। तो ये जो है मैंने बातें बताई, इस आयोग की गठन की इसीलिए ज़रूरत है ताकि जो हाशिए में पड़े हुए वनवासी आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी बुनियादी जो है ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो ये हमें संविधान में इस आयोग के माध्यम से इनके हितों को संरक्षण करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप सेशन को एक तो लाइक करना है सबसे पहले छोटे भाई, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।